हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम EHI 04 जो कि है 16वीं से 18वीं सदी के मध्य तक भारत 16वीं से 18वीं सदी के मध्य तक के भारत के बारे में चर्चा किया गया है। EHI 04 में है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इन प्रश्न पे चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, मुगल कालीन कृषि आधारित उत्पादन की चर्चा कीजिए, अथवा मुगल काल में कपड़ा उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। इन दो प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। ये प्रश्न आपके 20 नंबर के पूछे जा सकते हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा है तो फिर भी कमेंट करें, नहीं लगा है फिर भी कमेंट करें। नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है तो वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि सर आप ये चीज़ छूट गया है, तो आप नेक्स्ट आने वाला वीडियो में उसको सुधार करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए हम जानते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है आपको 20 नंबर में आ सकता है। प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, और 20 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। जैसे मुगल काल में जो कृषि आधारित व्यवस्था क्या था, और मुगल काल में जो है कपड़ा उत्पादन का पे टिप्पणी लिखिए, तो इन दोनों का प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। देखिए कुछ भाग हो गए, कुछ भाग है जो कपड़ा उद्योग के बारे में भी आप इसमें कवर कर लेंगे, और मुगल काल में जो कृषि आधारित व्यवस्था था किस तरह से हुआ था उनका भी विश्लेषण कर लेंगे। तो आइए 20 नंबर के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए कुछ विशिष्ट प्रकार के उद्योगों के लिए कृषि आधारित उद्योगों का प्रयोग किया जाता था। इसका कच्चा माल कृषि उत्पादों से ही आता है। मुगल काल में उद्योगों का विकास पूर्णतः कृषि आधारित कच्चे माल पर ही निर्भर करता था। इन कच्चे मालों से में कपास, सिल्क तथा ऊन जैसी उच्च कोटि की फसलों का उत्पादन किया जाता था, जिनसे कई प्रकार उद्योगों की स्थापना की गई। तो कच्चे माल का जिस तरह से उत्पादन होता था उसी तरह से उद्योगों का भी विकास हुआ। आइए हम जानते हैं कौन कौन उद्योग का विकास हुआ था भारत में जिस टाइम मुगल काल थे। देखिए पहला है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग यानी कि दूसरा प्रश्न जो है मुगल काल में कपड़ा उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए, तो दूसरा जो है वस्त्र उद्योग। आपको जो है पहला जो है वस्त्र उद्योग का किस तरह से विकास हुआ मुगल काल में देखते हैं। देखिए वस्त्र उद्योग, मुगल कालीन वस्त्र उद्योग में निम्न प्रकार के उद्योगों का उत्पादन प्रचलन में था। तो कौन कौन उद्योग, मतलब वस्त्र उद्योग में कौन कौन सा चीज आपको मायने रखता है। ठीक है, पहला है रेशम। रेशम उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग था। पटना और अहमदाबाद शहर रेशमी वस्त्र के लिए जाने जाते थे। बनारस, श्रीनगर, मुर्शिदाबाद जो बंगाल में है, कासिम बाजार तथा ढाका इसके प्रमुख केंद्र थे। 17वीं शताब्दी के मध्य के आसपास 25 लाख पाउंड केवल डच व्यापारी ही अपकृष्ट रूप से ले जाते थे। 1681 ईस्वी में लंदन के रेशम बुनकरों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए ब्रिटिश संसद को एक प्रतिवेदन दिया। 1701 ईस्वी में बंगाल के रेशम वस्त्रों का आयात रोक दिया गया, किंतु इसके बावजूद भी बंगाल रेशम और रेशम वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित रहा। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेशम के निर्यात पे रोक लगा दिया, फिर भी जो है बंगाल में रेशम उद्योग और उसका केंद्र स्थापित बना रहा। इतना महत्वपूर्ण था। आइए आगे देखते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। देखिए दूसरा है वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ा। मुगल काल में मुख्य रूप से कपास का उत्पादन होता था तथा विभिन्न प्रकार की पैदावार में कपास का प्रमुख स्थान था। उस समय का सबसे बड़ा उद्योग रुई का उत्पादन करना और सूती वस्त्र बनाना था। गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में था। यहाँ अहमदाबाद, मारूच, बड़ौदा, केम्बे तथा सूरत जैसे प्रमुख उत्पादन केंद्र मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इसके आसपास के कई शहरों जैसे बनारस, आगरा तथा इलाहाबाद, जो अभी इसका नाम बदल के प्रयागराज किया गया है, आदि में कपड़ों का उत्पादन होता था। उत्तर में दिल्ली, सरहिंद, समाना,
लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और ठट्टा जैसे क्षेत्रों में उत्तम कोटि का कपड़ा उत्पादित किया जाता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ढाका, राजमहल, कासिम बाजार, बालासोर, पटना और कई छोटे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए कई छोटे छोटे शहरों में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। दक्कन के क्षेत्रों औरंगाबाद और बुरहानपुर में उच्च कोटि के सूती वस्त्र बनाए जाते थे। महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर चोल और मेवाड़ी कपड़ा बनाने के प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण में कोयम्बटूर और मालाबार में भी अच्छी कोटि के वस्त्र निर्मित होते थे। कई केंद्रों में केवल सूत काटा जाता था और उसे बुनाई केंद्रों तथा विदेशों में भेजा जाता था। इस तरह धागे की कताई एक विशिष्ट व्यापार बनकर उभरा। देखिए आगे, देखिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में विशाखापट्टनम, मैसूर और गंजम में सूत कातने का काम करती थी। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुजरात बंगाल को सूत की आपूर्ति करता था। आईन-ए-अकबरी में बख्ता नामक उच्च कोटि के सूती वस्त्र का उल्लेख मिलता है, जो आमतौर पर सफ़ेद रंग का होता था। यूरोपीय सभी प्रकार के सूती वस्त्रों के लिए कैलिको शब्द का प्रयोग करते थे। मलमल मोटे मोटे सूती वस्त्रों का उत्तम प्रकार था। छीट नामक वस्त्रों में फूल पत्ती था। अन्य प्रकार के डिजाइन बने होते थे। खासा उत्तम कोटि का एक महंगा वस्त्र था। तो ऊपर कर लेते हैं, देखिए कुछ वस्त्रों का नाम ही उन्हें उत्पादित किए जाने वाले स्थान के नाम पर रखा जाता था। कुछ प्रदेशों में खास प्रकार के कपड़े ही बनाए जाते थे। गुजरात में बाफ्ता, सोनारगांव और ढाका में मलमल आदि इस प्रकार की विशेषताएं के उदाहरण हैं। इंग्लिश, डच और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों आदि से यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की गतिविधियों में तेजी आई और इसी कारण 17वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कई चरणों, देखिए जब ये भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और फ्रांसीसी भारत में आया तो कपड़ा उद्योग में एक तेजी सा विकास हुआ। देखिए कई चरणों के उपरांत कपड़ा उत्पादन का कार्य संपन्न होता था। सबसे पहले ओटाई होती थी, जिसमें कपास से बीजों को अलग किया जाता था। बाद में कपास या रुई को साफ किया जाता था। इसके बाद नकली पर इस रुई से धागा बनाया जाता था। बुनकर कंधे पर धागे से वस्त्र बुनते थे। बड़े पैमानों पर कपड़ों को विरंजित करने का कार्य अहमदाबाद, सूरत, पटना, सोनारगांव, ढाका तथा मुसल्लीपट्टनम आदि शहरों में किया जाता था। गौर नंबर है वस्त्र उद्योग में ऊन। भारत में ऊन के अत्यधिक सुंदर शॉल, गलीचे तथा कंबल आदि बनाए जाते थे। कश्मीर की शॉल सबसे अधिक प्रसिद्ध थी, अभी भी प्रसिद्ध है, जिसे पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता था। इन शॉलों में उपयोग किए जाने वाला ऊन तिब्बत से आयात किया जाता था। उच्च कोटि के ऊनी वस्त्रों का आयात यूरोपीय व्यापारी आमतौर पर उच्च वर्ग के लिए करते थे। श्रीनगर, लाहौर, अमृतसर, अलवर, जैनपुर तथा फतेहपुर सीकरी इसके प्रमुख केंद्र थे। लगभग पूरे उत्तर में ऊन के कंबल, ऊपर कर लेते हैं, ऊन के कंबल बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त सूती दरियां, तंबू और रजाई आदि भी बनाए जाते थे। तंबुओं का उपयोग सम्राट और सरदार करते थे। कपड़ा उद्योग से संबंध एक अन्य शिल्प विभिन्न प्रकार के कपड़ों की सूती, रेशमी या सोने और चांदी के धागे से कढ़ाई करना था। देखिए कपड़ा उद्योग समझ लिए, दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ तक मिल जाएगा। आइए हम जानते हैं कि मुगल काल में जो कृषि व्यवस्था, अदर कृषि व्यवस्था क्या था, उनको भी देखते हैं। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। देखिए नील की भी खेती उस टाइम होता था। देखिए नील की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। विदेशों में भी काफ़ी महत्व थी, क्योंकि नील से जो है कपड़ा को रंगाया जाता था, इसलिए इसका मांग काफ़ी ज़्यादा था। देखिए नील की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। पहाड़ी क्षेत्रों के अतिरिक्त
पूरे देश में नील की खेती की जाती थी। पहाड़ी क्षेत्र छोड़ के बाकी सभी क्षेत्र में नील की खेती की जाती थी। इसकी उच्च कोटि आगरा के निकट बायना में पाई जाती थी। इसके बाद अहमदाबाद के निकट सरखेज का स्थान आता था। यह नीले रंग का होता है और रंगाई के काम आता है। गुजरात में बड़ौदा, जम्बूसार एवं मारूच आदि शहरों में नील से रंगाई होती थी। उत्तर भारत में आगरा और लाहौर में बड़ी मात्रा नील की खरीद बिक्री होती थी। कोरोमंडल तट पर स्थित मुसल्लीपट्टनम भी नील का प्रमुख बाजार था। नील के पौधे से रंग निकालना काफ़ी आसान था। पौधों को पानी में रख दिया जाता था। कैसे निकाला जाता वो देखिए। पौधों को जो है पानी में रख दिया जाता था। जब नील पानी में घुल जाता था तो उसे दूसरे हौज में डाल दिया जाता था, जहाँ नील तल में बैठ जाता था। इसे छानकर टिक्की के रूप में सुखा लिया जाता था। अधिकतर किसानों द्वारा ही नील निकालने का काम किया जाता था। नील निकालने का काम जो है अधिकतर किसानों के द्वारा ही किया जाता है, किसी फैक्ट्री या उद्योग में नहीं किया जाता था। देखिए तीसरा है चीनी। पहला है वस्त्र समझ लिए, दूसरा है नील, तीसरा है चीनी। चीनी तथा तेल आदि का उत्पादन किस तरह से किया जाता था। देखिए संपूर्ण देश में गन्ने की खेती की जाती थी तथा बड़े पैमाने पर इससे चीनी निकालने का काम किया जाता था। आमतौर पर गन्ने से 3 प्रकार के उत्पादन निकाले जाते थे, जैसे गुड़ है, चीनी है और मिश्री गन्ने से निकाला जाता था। आइए आगे देखते हैं। देखिए सभी गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गुड़ बनाया जाता था। अन्य 2 प्रकार का उत्पादन मुख्य रूप से बंगाल, उड़ीसा, अहमदाबाद, लाहौर, मुल्तान और उत्तरी भारत में किया जाता था। गन्ने का रस निकालने के लिए कोल्हू का प्रयोग किया जाता था। यह कोल्हू या तो हाथों से चलाया जाता था या फिर पशुओं की सहायता ली जाती थी। गुड़ या चीनी बनाने के लिए गन्ने के रस को चौड़े बर्तनों में भट्टी पर चढ़ा दिया जाता था। रस को उबालने के दौरान ही विभिन्न प्रकार के गुड़ और चीनी बनाई जाती थी। बंगाल की चीनी उत्तम कोटि की मानी जाती थी। यूरोप एवं ईशान में इसकी व्यापक मांग थी, बहुत ज़्यादा मांग थी। तेल भी ग्रामीण आधारित उद्योगों में ही गिना जाता था। तेल के बीज को कोल्हू में डाल दिया जाता था और बीज से तेल निकाल आता था। तेल निकालने वाली जाति को तेली कहते थे उस टाइम, तथा इसके बाद बचे हुए उत्पाद को जानवरों को दिए जाने वाले चारे के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आने वाला वीडियो में आपको हम यह प्रश्न बताएंगे, जो है मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए, या मुगल साम्राज्य के ह्रास की प्रक्रिया की व्याख्या क्षेत्रीयता पर केंद्रित दृष्टिकोण किस प्रकार करता है। ये प्रश्न भी आपको 20 नंबर में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो में आपको यही प्रश्न बताएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप EHI04 का प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियो अपलोड है, उसे भी देख सकते हैं। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।